आज मैं चाहता हूं कि आपके साथ समय गुजारूं, कुछ बेसिक चीजें जो है फिर से बताऊं, लेकिन उसमें तामझाम नहीं रखेंगे हम लोग सीधा एक कंप्यूटर को C++ से कैसे प्रोग्राम करना, यहीं से बात शुरू करें। यानी वो आप में से कई लोग तैरना जानते होंगे, स्विमिंग कुछ ऐसा कोचिंग क्लास वगैरह करके स्विमिंग कभी सीखा है? नहीं। वो कोचिंग क्लास में क्या कराते हैं, पहले जमीन पे हाथ पैर हिलाना सिखाते हैं, फिर पानी के बारे में बताते हैं, और 10-15 दिन के बाद आपको पानी के अंदर डाल। ये एक तरीका हुआ। जब मैं बचपन में पढ़ता था, छोटे छोटे गांव में अलग अलग जगह पिताजी का तबादला होता था, तो वहां एक जगह जो सिखाने का तरीका था उसको डायरेक्ट मेथड बोला, वो उठा के पानी में फेंक देते। अब वो आप डूबो या तो तैरो, लेकिन भगवान की दया से कोई डूबा नहीं, वो जल्दी तैरना सीख जाते थे। वो प्रोफेशनली नहीं सीखते थे, लेकिन सीख लेते। तो हम लोग इस क्लास में जो है प्रोग्रामिंग उस तरह सीखेंगे, सीधा डायरेक्टली प्रोग्राम लिखेंगे, सोचेंगे क्या कंप्यूटर करता है, देखेंगे, समझेंगे और प्रोग्राम लिखेंगे। ये क्लास पार्टिसिपेटिव होगी, ये लेक्चर नहीं होगा खाली जैसे अलग जगह होता है। वो लेक्चर आपको सुनना है, रिकॉर्डेड लेक्चर आप सुन सकते हैं, और आप लोगों को रेगुलर लेक्चर में आने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी रेगुलर लेक्चर वहां पे होगा उसका रिकॉर्डिंग होता है, और वो रिकॉर्डेड लेक्चर आप अपने स्लॉट में यहां सुन सकते हैं। तो जो रेगुलर लेक्चर स्लॉट होगा उसमें खाली सिनेमा दिखाया जाएगा, और मेरा एक एसोसिएट या जब बनते पड़ा तो मैं खुद, ऐसे दोनों यहां रहेंगे। उसमें आपका कोई दिक्कत आई वो लेक्चर समझ में तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन लेक्चर में जो भी कवर होता है वो इस तरह के इंटरैक्टिव सेशन में हम पूरा एक्सप्लेन करके समझ लेंगे। इस कक्षा में सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर मैं पूछूंगा और वो आपका जवाब नहीं बनते पड़ेगा। ठीक है? कंप्यूटर बाहर से कैसा भी दिखे, टर्मिनल, कीबोर्ड वगैरह देखा होगा आपने। आप में से कोई भी लैब में नहीं गया अभी तक, किसी कंप्यूटर लैब में? तो कंप्यूटर देखा भी नहीं है? देखा है ना? हाँ, बहुत हो गया। कुछ इस तरह का दिखता है, कीबोर्ड रहता है सामने, जैसे यहाँ है, एक स्क्रीन रहता है सामने, बहुत सारे केबल्स, वायर्स आते रहते हैं। पीछे क्या है हमें मालूम नहीं, लेकिन ये जो है इसको टर्मिनल बोलते हैं। जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, काम करवाना है, वो इस कीबोर्ड से टाइप करेंगे। काम करने के बाद कंप्यूटर जो हमें बताना चाहता है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। सिंपल। अंदर से कंप्यूटर में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एक प्रोसेसर है जो हमारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है क्या करता है, कंप्यूटर है यानी कंप्यूट करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो कैलकुलेट क्या करेगा, वैल्यूज को लेके ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो वो वैल्यूज रखने के लिए उसके पास एक मेमोरी रहती है। उस मेमोरी में वो सब वैल्यूज रखता है जिनका उसे जोड़ गुणा भाग करना है, और जोड़ गुणा भाग एक्चुअली करने की जो प्रक्रिया है उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं वो प्रोसेसर में। और यहां पे जो भी नंबर इस मेमोरी में हो, जैसे एक जगह 25 है, एक जगह 13 है, तो इन दो नंबर को जोड़ना है उसको। तो ये नंबर जो है वो एक एक करके प्रोसेसर में जाएंगे, प्रोसेसर उनका जोड़ करेगा, इसमें जोड़ आ जाएगा उसका 38, फिर वो 38 नंबर यहां से इधर आएगा और यहां पे लिखा जाएगा। ये काम कंप्यूटर करता है। अब ये बिना बताए कुछ नहीं करता है।
तो उसको हमें बताना पड़ता है कि या तो जोड़ो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, जो भी करना हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती। वो हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर्स के साथ बात करने के लिए अलग अलग भाषाएं हैं। हम जिस भाषा का प्रयोग करने वाले हैं उस भाषा को हम बोलेंगे C++। ये C++ का भी इतिहास है, हम लोग अभी इतिहास में नहीं जाते। इसके पहले एक C प्रोग्रामिंग नाम की लैंग्वेज थी, उसके पहले और भी भाषाएं थी। सबसे पहली भाषा जो दुनिया में इजाद हुई अंग्रेजी टाइप भाषा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उसका नाम था फोर्ट्रान। उसको बोलते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन। 1956 में किसी 3-4 लोगों ने मिलकर उसे बनाई थी IBM। तब से आज तक किस तरह से प्रोग्रामिंग किया जाए, इसमें भी काफी वजीफा, काफी बढ़ोतरी हुई है। और अभी जो हम सीखेंगे वो C++ प्रोग्रामिंग से। अब हम जो प्रोग्राम लिखते हैं C++, वो हम अपने कागज पे लिखेंगे, उस कागज में लिख के फिर यहां पे टाइप करेंगे। लेकिन प्रोग्राम रन कौन करने वाला है? ये कंप्यूटर करने वाला। तो हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस हम प्रोग्राम में लिखेंगे वो किसी तरह इस प्रोसेसर के पास पहुंच जानी चाहिए, और वो इस तरह से पहुंचनी चाहिए कि उस प्रोसेसर को समझ में आए। अनफॉर्चुनेटली कोई भी कंप्यूटर प्रोसेसर C++ नहीं समझता, फोर्ट्रान नहीं समझता। तो इसके लिए बीच में एक ट्रांसलेट करना पड़ता है। ट्रांसलेशन समझते हैं आप? भाषांतर। तो C++ भाषा में से उसकी अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब ये ट्रांसलेशन कौन करेगा? हमें तो उसकी भाषा नहीं मालूम, हमें तो C++ भी ठीक से नहीं मालूम। C++ सीख भी ले तो ये भाषांतर करने वाला जो आदमी रहता है वो कोई दूसरा कंप्यूटर नहीं रहता है, लेकिन वो एक अलग प्रोग्राम रहता है जो इसी कंप्यूटर को यूज करके उसको इंस्ट्रक्शन में तब्दीली करवा ले। तो वो जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नाम रहता है C++ कंपाइलर। आज हम लोग ये नहीं डिस्कस करने वाले कि C++ कंपाइलर किस तरह काम करता है क्या। बस इतना हम समझ लें कि भाई जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे उसको कोई तो भी ट्रांसलेट कर देगा अंदर, और ट्रांसलेट करने के बाद में एक नया प्रोग्राम अपने आप बना लेगा जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। अक्सर जिस नाम से हम इस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को जानेंगे आज की तारीख में, उसको बोलते हैं A.out। ऐसा क्यों बोलते हैं A.out, B.out क्यों नहीं, A.in क्यों नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन इसका जो ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेटर ऐसा है कि जो भी हम प्रोग्राम उसे दे उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके वो नया जो प्रोग्राम बनाएगा उसका नाम होगा A.out। तो हालांकि हम अपना प्रोग्राम चलाना चाहते हैं इस मशीन पे, तो अपना ही प्रोग्राम चलेगा, लेकिन ट्रांसलेट होने के बाद चलेगा। जो चलेगा उसको बोलेंगे A.out। आगे जाके हम देखेंगे इसको नाम अलग भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये जो मैंने लिखा मेमोरी में 25 गए, 13 गए, 25 और 13 ऐड होके 38 हो गए, लेकिन ये 25 नंबर गया कैसे अंदर, ये 13 नंबर गया कैसे अंदर? अपने आप तो नहीं घुसेगा। ये 25 और 13 ये नंबर असल में हमारे पास है, हम इनको ऐड करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि 25 और 13 को ऐड करें, और ये एडिशन हम निकालना चाहते हैं कि क्या हुआ रिजल्ट। आज हम 25 और 13 को ऐड करना चाहते हैं, कल हम 231 और 192 को ऐड करना चाहेंगे। यानी जिन नंबरों को हम ऐड करना चाहेंगे वो अलग अलग हो सकते हैं हर समय। हम हर 2 नंबर के लिए अलग प्रोग्राम को नहीं लिखेंगे, एक ही प्रोग्राम लिखेंगे, और हम चाहेंगे कि जब भी वो प्रोग्राम चलाएं तो जो भी नंबर हम दें उसे वो ऐड कर दे। तो अब ये नंबर को हम नंबर तो नहीं लिख सकते हमारे इंस्ट्रक्शन में कि भाई 23 और 25 और 13 ऐड करो, ऐसा तो नहीं लिख सकते। तो इन नंबरों के लिए हमें कुछ नाम देना पड़ेगा। मान लीजिए पहले नंबर को हमने नाम दिया A, दूसरे नंबर को नाम दिया B। तो एक बार अगर हमने प्रोग्राम लिख लिया कि A और B दोनों नंबर है, उनकी वैल्यू हमसे ले लो, उनको ऐड करके उनका रिजल्ट निकालो और वो रिजल्ट हमें दे दो। अब वो रिजल्ट जो हमें दे दो तो रिजल्ट भी किसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। मान लीजिए हम उस रिजल्ट को नाम देते हैं C। एक बार A, B और C नाम ये हमने हमारे मन में फिक्स कर लिया कि भाई इन नामों से हमें प्रोग्राम लिखना,
कंप्यूटर को ये बोलना है कि ए और बी नंबर हमसे ले लो, ऐड करके सी हमें दे दो। वो प्रोग्राम एक बार हमने लिख दिया तो आज की तारीख में हम ए और बी 25 और 13 वैल्यू देंगे, कल हम 231 और 192 देंगे, परसों कोई और दे सकते हैं, 5 मिनट बाद कोई और दे सकते हैं, नहीं कोई भी दो वैल्यूज को हम ऐड कर सकते हैं एक बार प्रोग्राम लिखने। वो जो प्रोग्राम है C++ में कैसे लिखे जाए उसको देखते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये C++ में प्रोग्राम हुआ, जिसको अगर हमने ट्रांसलेट कर लिया और ट्रांसलेट करने के बाद में जो भी प्रोग्राम बनेगा मशीन लैंग्वेज में, उसको अगर हमने इस प्रोसेसर से रन करवाया तो ये क्या करेगा ये देखते हैं हम लोग। इस प्रोग्राम में पहली 3 लाइनें जो हैं वो इस समय हम सोचेंगे हमें मालूम नहीं किस लिए लिखी, वो कंपलसरी है। C++ में प्रोग्राम लिखना है तो पहली 3 लाइनें बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम लेस देन ग्रेटर देन साइन के बीच में, यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, और इंट मेन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन। ये 3 लाइनें हम कंपलसरी लिखेंगे। आगे हम समझ लेंगे क्यों लिखते हैं, लेकिन आज की तारीख में ऐसा बोलेंगे कि हमेशा लिखते हैं। पता नहीं आप लोग ने किस तरह से लिखना सीखना शुरू किया था। मैं जब बचपन में था तो पहले वो क ख ग घ लिखना सिखाने से पहले ऊपर हमारे जो टीचर होते थे वो पेंसिल से लिखते थे, स्लेट पेंसिल होती थी, श्री गणेशायन महा। अब हमें समझ नहीं आया वो ये क्या लिखा है, लेकिन जब पढ़ के सुनाते श्री गणेशायन महा तो अच्छा लगता था, लेकिन समझ में नहीं आता था कुछ। तो उनसे पूछा है क्यों लिखा है, तो बोले नहीं लिखना शुरू करने से पहले हमेशा ये लिखना है। तो हम वो C++ नाम का जो गणेश है उसके लिए हम ये 3 चीजें लिख देंगे, वो भले हमारे समझ में नहीं आए बाद में समझ। इसके आगे की जो लाइनें हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हम लिखेंगे कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि उसे क्या करना है। अब देखिए यहां पे हमने सोचा था कि भाई ये जो 2 नंबर हमें ऐड करने हैं उसको हम नाम देंगे A और B। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है ये पहली इंस्ट्रक्शन, इंट A, B, C। इसका मतलब हम कंप्यूटर को यह हिदायत दे रहे हैं कि भी हमारे प्रोग्राम में हम 3 नामों का प्रयोग करेंगे, A, B और C। ये 3 आपके मेमोरी में लोकेशन होने चाहिए। तो जब भी आप इस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करो तो पहले अपने आप ये 3 नाम जो हैं ये मेमोरी लोकेशंस को कहीं तो भी दे दो। तो जब ये ट्रांसलेशन होगा ना, वो ट्रांसलेशन करते समय ही
जो ट्रांसलेटर है वो समझ जाएगा कि ABC नाम में कुछ वैल्यू रखने वाला है आदमी। तो ये जो मेमोरी लोकेशन है इतने सारे, उनमें वो ऐसे नाम दे देगा, एक को बोलेगा A, दूसरे को बोलेगा B, तीसरे को बोलेगा C। इन लोकेशन में अभी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अब उसे पता चल गया कि अपने प्रोग्राम में अपन ये 3 लोकेशन यूज करने वाले। लोकेशन यानी जगह, कहीं जहां कुछ रखा जाए, तो इन जगहों में हम नंबर रखने वाले बात। लेकिन ये जो हिदायत है, इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर को कि ये 3 लोकेशन में यूज करने वाला हूं, वो इस तरह से दी। अगली इंस्ट्रक्शन देखिए, ये क्या लिखा है, सी इन ग्रेटर ग्रेटर ए ग्रेटर ग्रेटर बी। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप प्रोग्राम रन करोगे तो जब ये इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, उस समय मेरे से पहले ए की वैल्यू ले लेना, फिर बी की वैल्यू ले लेना। ये इंस्ट्रक्शन है उसमें। अभी हुआ कुछ नहीं, हमने वैल्यूज कहीं दी नहीं है अभी तक। अभी हमने प्रोग्राम लिखा है, ये प्रोग्राम समझ रहा है वो ट्रांसलेटर, और ट्रांसलेटर समझ के बोल रहा है कि भाई मेरे को ABC 3 वैल्यूज लिखना है कहीं तो भी। इस इंस्ट्रक्शन से ट्रांसलेटर ये समझ लेगा कि भाई ये जो आदमी जो प्रोग्राम मेरा चलाएगा बाद में, उस समय कोई तो भी 2 वैल्यूज देगा मुझे। उसमें पहली वैल्यू को मैं कहूंगा A, दूसरी वैल्यू को मैं कहूंगा B। और जब भी वो वैल्यू देगा तो पहली जो वैल्यू देगा वो मुझे यहां पे लिखनी है, और दूसरी जो वैल्यू देगा उसे यहां पे रखना है, क्योंकि इसका नाम A है, इसका नाम B। मान लीजिए मैं 3 वैल्यूज पढ़ना चाहता हूं, P, Q और R। उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन लिखूंगा मैं, बोलिए। C इन ग्रेटर ग्रेटर P ग्रेटर ग्रेटर Q ग्रेटर ग्रेटर R, सेमीकोलन, इसे ना भूलें। ये सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है C++ में। जब तक सेमीकोलन नहीं देते तब तक कंप्यूटर को समझ में नहीं आता कि इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई, वो और ढूंढता रहेगा और क्या करूं और क्या करूं। तो सेमीकोलन हर इंस्ट्रक्शन के पास देना चाहिए। लेकिन अब आप ये समझ गए कि मुझे कोई अगर वैल्यू पढ़नी है तो ये सी इन नाम के कोई तो भी फनी लुकिंग कमांड है, वो मुझे देनी पड़ेगी। उसके बाद मैं ग्रेटर ग्रेटर लिखूंगा, एक नाम दूंगा, ग्रेटर ग्रेटर लिखूंगा, दूसरा नाम। अगर मुझे 25 चीजें पढ़नी है तो मैं 25 बार ग्रेटर ग्रेटर ABCDEFGH Z तक तो नहीं जाना पड़ेगा, 25 वो 26वां होता है Z के पहले, जो भी। या हाँ बिल्कुल, ये इनका सवाल है कि भाई ग्रेटर साइन क्यों लिखते हैं, लेस क्यों नहीं लिखते, ओके, और कुछ क्यों नहीं लिखते, क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लिखते। बिल्कुल सही सवाल है, क्यों ये अटपटा लगता है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं क्या इंस्ट्रक्शन लिखना चाहूंगा, इनपुट P, Q, R। ये ज्यादा समझ में आता है कि मैं बाद में मैं इनपुट देने वाला हूं, 3 वैल्यूज का इनपुट दूंगा, पहली को P बोलना, दूसरी को Q बोलना, तीसरी को R बोलना। ये बिल्कुल इजीली समझ में आता है। कुछ भाषाएं हैं जिन्होंने इस तरह के इजी समझने लायक इंस्ट्रक्शन रखे हैं अपने C++ भाषा जो है, उनका यह कहना है कि आपको अगर इनपुट लेना है इसी तरह से लेना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो मत दो इनपुट। क्योंकि आपने और हमने वो भाषा डिजाइन नहीं करी है, इसलिए हम बुरा मान सकते हैं, लेकिन लिखना यही पड़ेगा। तो अगर C++ में कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है कि ये इनपुट ले लो आप, तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा। बाद में हम कोर्स में देखेंगे आगे कि ये ग्रेटर ग्रेटर का मतलब क्या है। असल में ये सी इन जो होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑपरेटर, यानी एक अक्षरों की एक मालिका हम लोग बाद में देंगे, उन अक्षरों से वो अपनी एक वैल्यू बना के मेमोरी में रखेगा। उसी तरह ग्रेटर ग्रेटर जो है उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यानी ये जो सिंबल्स आते जाएंगे अपने कीबोर्ड में, आप टाइप करोगे ना, जो सिंबल्स उसके पास आते जाएंगे एग्जीक्यूट करते टाइम, अभी नहीं, तो वो सिंबल्स को पकड़ पकड़ के वो देखेगा कि अच्छा ये आपने पहले 2 टाइप किया, फिर 3 टाइप किया, फिर 1 टाइप किया, ये सब के सब आ गए, तो वो बोलेगा अच्छा ये 231 है, आपने बोला है एक्सट्रैक्ट इनटू ए, तो इसका मतलब ये 2 3 1 ये जो सिंबल है इनको मिला के 231 वैल्यू बना लो, और ये 231 वैल्यू हमें उसमें रखनी, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑपरेटर।
ये उनका नोटेशन है C++। हमारे लिए ये सब चीजें अभी जानना जरूरी नहीं है जरा भी। हमें इतना जानना चाहिए कि अगर हमें कुछ वैल्यूज देनी है कंप्यूटर को, किस तरह दे, और वो तो आप सब समझ गए। ठीक, दूसरी इंस्ट्रक्शन देखें। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी? C = A + B। ये इंपॉर्टेंट है समझना, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन हम जब लिखते हैं, किस तरह से इक्वेशन लिखेंगे? हम लोग लिख सकते हैं, ये पेन चालत नहीं है, दूसरा पेन। ऐसा ठेहो। ये देखा आपने, B² = 4AC, यानी इस तरफ B² है, इस तरफ 4 × A × C है। इसको बोलते हैं इक्वेशन। ये इक्वेशन नहीं है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेशन। असाइन अंग्रेजी शब्द होता है जिसमें कोई काम किसी को दिया जाता है। आई असाइंड हिम दिस वर्क, यू असाइंड हिम सम ड्यूटी, इस तरह से अंग्रेजी में यूज करते हो। यहां पे काम नहीं दिया जा रहा है, यहां पे वैल्यू असाइन की जा रही है। तो ये जो इक्वल टू सिंबल है, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये इक्वालिटी नहीं है, B² = 4AC जैसी इक्वल है ना, ये इक्वल का मतलब वो नहीं। जैसे ग्रेटर का मतलब है वैल्यू ले लो एक, उसी तरह से ये इक्वल टू साइन का मतलब है एक वैल्यू आप बाईं तरफ वाले नाम में डाल दो। उसको अगर आप समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए लिखा है C @ A + B। अब ये लिखेंगे तो शायद आपके दिमाग में मतलब आ जाएगा कि ये इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि जो A की वैल्यू है उसको मेमोरी से निकालो, जो B की वैल्यू है उसको मेमोरी से निकालो, दोनों को जोड़ो और जो वैल्यू आएगी वो C में डालो। एरो से पता चल जाता है बराबर। बस ये समझ लीजिए अपने दिमाग में कि C++ में इस तरह के एरो लिखने की बजाय इक्वल टू सिंबल। 2-3 कारण है। एक तो एक एरो ऐसा कोई सिंबल नहीं होता है टाइपराइटर। वो जो अप डाउन एरो कीज रहती है ना, वो खाली ऊपर नीचे कर्सर को घुमाने के लिए, उससे कोई वो सिंबल नहीं जाता होगा, तो इसलिए ये लिखा। तो ये आप समझ गए क्या करेगा, ये ऐड करेगा A और B को और उसमें C में वैल्यू रख देगा। आपको याद है C पहले से उसने बना के रखा है, क्योंकि हमने पहले बोला था int A, B, C। ये int का मतलब है इंटीजर, यानी जो भी ABC लोकेशन है मेमोरी के, उसमें खाली इंटीजर वैल्यूज हैं, यानी 3/4, 5.27 ऐसी वैल्यू नहीं रह सकती। तो ठीक है, वो उसको देखेंगे हम आगे कैसे करें। ये इंस्ट्रक्शन आगे वाली देखिए, ये क्या लिखती है, Cout C। पहले आपने C in greater A greater B का मतलब तो बिल्कुल समझ लिया। अब आप बता सकते हैं इसका मतलब क्या होगा? अगर C in इनपुट है तो Cout आउटपुट होना चाहिए। अगर ग्रेटर कोई एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है तो लेस उसी का उल्टा कुछ होना चाहिए। इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। यानी कंप्यूटर की तरफ से जो सिंबल्स आपके कीबोर्ड में जाएंगे, आपके टर्मिनल पे जाएंगे, वो सिंबल्स इंसर्ट करता है ये Cout इंस्ट्रक्शन। हमारे लिए इतना समझना काफी है कि जब भी हम Cout इंस्ट्रक्शन देंगे, इसके आगे जो भी लिखा है उसकी वैल्यू आपके मॉनिटर पे यहां पे आ जाएगी। मतलब आउटपुट दिख गया आपको, आपने इनपुट दिए 2 वैल्यूज, उसको जोड़ किया उसने, C में रखा और वो C की वैल्यू आउटपुट कर दी, बन गया आपका प्रोग्राम। अब ये तो प्रोग्राम बना, इसके आखिर में रिटर्न 0 सेमीकोलन और क्लोजिंग ब्रेस। अब ये 2 चीजें क्यों हैं ये हमें अभी पता नहीं। जिस तरह से ऊपर श्री गणेशान में हमें पता नहीं, उस तरह ये भी पता नहीं। तो इसको हम आज की तारीख में जान ले। हर बार प्रोग्राम लिखेंगे तो अपना काम हो जाने के बाद में एक रिटर्न 0 सेमीकोलन लिख देना और एक क्लोजिंग करली ब्रैकेट लिख देना, प्रोग्राम बन गया। आप लिख सकते हैं प्रोग्राम में।
आगे जाने से पहले थोड़ा ये देख लें, अब तो हमने लिखा है प्रोग्राम में, अभी तक ये रन नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हमने लिख दिया। और ये हमने ऐसा प्रोग्राम लिखा है कि भाई कोई भी 2 नंबर किसी को भी ऐड करना हो तो ये प्रोग्राम चला ले, हो जाएगा। ये प्रोग्राम पहले जाके ट्रांसलेट होगा, ये ट्रांसलेट होके इसकी मशीन लैंग्वेज में एक दूसरी इंस्ट्रक्शन बनेगी, और फिर जब हम 8.out प्रोग्राम को रन करेंगे तब उस समय कंप्यूटर जो है एक एक इंस्ट्रक्शन यहां से लेके एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। अब हम देखते हैं कि एग्जीक्यूट कैसे करेगा, एग्जीक्यूट करते टाइम क्या होगा। हम यहां पे बैठे हैं टर्मिनल पे, और मान लीजिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, चालू कर दिया हमने एग्जीक्यूट। कैसे चालू करना, ये तो हमें बोल के तो नहीं बोल सकते भाई जो मैंने प्रोग्राम दिया था आपने ट्रांसलेट किया A.out उसको चलाओ, ऐसा नहीं बोल सकते। उसके लिए कुछ कमांड और देनी पड़ती, और वो कमांड जो है इस कंप्यूटर को नहीं देनी पड़ती। एक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का एक बड़ा झमेला रहता है, उसको मान लीजिए एक दरवान बैठा है कंप्यूटर, वो दरवान आपसे जो भी इंस्ट्रक्शन लेगा फिर उसके बाद उसको आगे बोले। तो उसके लिए जब आप लैब में जाएंगे तो जब आप वो जो कंप्यूटर के पास जाएंगे, चालू करेंगे उसको, उसमें लॉग इन करेंगे तो आपके पास एक ऐसा डॉलर नाम का सिंबल आएगा। ये डॉलर नाम का सिंबल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताती है कि भाई मैं चालू हो गया, अब आपको जो भी काम करवाना है करवा लो। सबसे पहले आप ये प्रोग्राम, आपने तो हाथ से लिखा है, इस प्रोग्राम को आप कहीं तो भी संजो के रखना चाहेंगे और देना चाहेंगे, उसको कैसे देंगे आप? उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो इस कंप्यूटर के अलावा एक बड़ा डिस्क यूज करती है, डिस्क में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंफॉर्मेशन स्टोर करती है वो फाइल के जरिए करती है। आपने फाइल तो देखी होगी, आपकी नोटबुक है, 3 नोटबुक है आपके पास, एक बोलेंगे आप गणित की है, एक CS101 की, एक तीसरी किसी और की है। ऑफिस में जाएंगे तो देखेंगे कोई एक फाइल होगी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, दूसरी फाइल होगी फर्नीचर की, तीसरी फाइल कुछ होगी। एकेडमिक ऑफिस में गए तो एक फाइल फर्स्ट ईयर की होगी, एक फाइल सेकेंड ईयर की होगी। फाइल तो आप जानते हैं, फाइलों में कागज रहते हैं, यहां की जो फाइलें हैं इसमें सिंबल्स रहते हैं। तो ये जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है ये पूरा का पूरा हमें पहले एक फाइल में बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाए, वो तो हम इंस्ट्रक्शन जानते नहीं है। उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक एडिटर होता है, वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट एडिटर, जिससे आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करेंगे और बाद में बोलेंगे ये पूरा का पूरा एक फाइल में रख दो, तो वो एडिटर रख दे। उस एडिटर का नाम, हमारे यहां पे जो एडिटर यूज करते हैं उसका नाम है ये, मैं बड़ा स्क्रीन बना रहा हूं। यहां पे ऐसे अब गए तो डॉलर सिंबल आ गया लॉगिन करने के बाद। यहां पे अगर आप बोलेंगे gedit, एडिट, EDIT, एडिट का मतलब समझते हैं, करेक्शन करो। ओके, अब करेक्शन का मतलब कोई पहले कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट है उसमें करेक्ट करना होता है अक्सर, लेकिन कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और कुछ लिखना, उसको भी वो करेक्शन ही मानता है। आपने 0 कुछ लिखा नहीं है, उसमें आपने कुछ लाइनें ऐड कर दी, वो करेक्शन हो गया। उसके बाद और कुछ चेंज किया, वो फिर करेक्शन हो गया। इस तरह से आप gedit करके एडिटर कर सकते। अब एडिटर कैसे चलता है ये हम लैब में देखेंगे। कुछ लोगों ने लैब करी है, कुछ लोगों ने नहीं करी। जिन्होंने नहीं करी वो इस ट्यूसडे को करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा ये एडिट कैसे किया जाए। वो एडिटर में हम खाली इतना करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है इसको बाकायदा टाइप करें। ओके, सो इसमें नंबर साइन, इंक्लूड, हैश, ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद लाइन लिखते जाएंगे। यहां तक आ गए तो नीचे जाने के लिए एक स्पेशल की होती है एंटर करके, वो एंटर दबाएंगे तो gedit वाला अपने आप इधर चला जाएगा, फिर लिखेगा फिर लिखेगा। और यहां तक पूरा आपने लिख दिया, यहां पे जब एंटर दबा दिया तो स्क्रीन पे आपने पूरा लिखने के बाद में उस समय आप यहां स्क्रीन पे नहीं रहोगे। जैसे ही आप gedit बोलोगे ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अलग से कोई एक स्क्रीन आपको दे देगी और यहां पे ऊपर लिखा रहेगा gedit फलाना लिमका जो भी है कुछ है ये रहेगा। और यहां पे आप टाइप करते जाएंगे और टाइप खत्म हो गया तो इसके यहां पे रहता है एक ऑप्शन
सेव, यानी मैंने इतना भी लिखा है उसको आप एक फाइल में सेव कर लो। अब वो जो फाइल में सेव होगा वो इस डिस्क में जाएगा। अब डिस्क में आपकी फाइल रहेगी, आपकी रहेगी, मेरी रहेगी, तो अलग अलग आदमी को समझना चाहिए किसकी फाइल कहाँ है। आपने मान लीजिए 5 प्रोग्राम लिखे तो 5 अलग अलग फाइलें बनेंगी। तो जिस तरह से हम मेमोरी लोकेशन को नाम देते हैं उसी तरह फाइलों को भी नाम देना चाहिए। मान लीजिए इस पर्टिकुलर फाइल को जिसमें हमने ये प्रोग्राम लिखा है उसको हमने नाम दिया ऐड फॉर एडिशन। तो एक फाइल यहां पे बन जाएगी जिसका नाम होगा ऐड। ये C++ कंपाइलर का तकाजा है कि आप अगर कोई प्रोग्राम लिख के उसे फाइल में रखते हैं तो फाइल का जो भी नाम आप देना चाहे दे दे, लेकिन उसके बाद में .cpp ऐसा जरूर लिखें ताकि वो कंपाइलर को, ये जो कंपाइलर है उसको समझ में आ जाए कि भाई इस फाइल में जो कुछ भी है वो ये प्रोग्राम, नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा। तो हम लोग इस तरह से ये फाइल बना लेंगे add.cpp। तो लैब में जब भी आप जाएंगे तो पहले आप कंप्यूटर पे जाके लॉगिन करेंगे, एक डॉलर सिंबल आएगा, आप उसको बोलेंगे gedit, तो एडिटर में चला जाएगा। एडिटर में आप ये पूरा टाइप करेंगे, उसके बाद उसे सेव करेंगे और उसको add.cpp में सेव कर लेंगे। देखिए इस सब कामों का C++ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमने प्रोग्राम C++ में लिखा, हमें एग्जीक्यूट करना है, तो ये सब नाटक करना पड़ेगा। एक बार ये प्रोग्राम यहां पहुंच गया, अब इसके आगे हम अपना काम शुरू कर सकते। पहला काम क्या है, हमने C++ में प्रोग्राम लिखा है उसको ट्रांसलेट करवा लें। ये ट्रांसलेट करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक हिदायत देनी पड़ती है। ये gedit करने के बाद में आप यहां जाएंगे इस विंडो में, जैसे ही आपने खत्म किया फिर से यहां पे डॉलर आ जाए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा एक डंडा लेके खड़ा रहता है दरवान की तरह, डॉलर आ गया, आगे जो करना है बोलो मैं करूंगा। आगे आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए कमांड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को C++, फिर एक ब्लैंक टाइप करो आप और ये जो फाइल है इसका नाम दे दो। .cpp शॉर्ट फॉर्म है C++ का। जो फाइलों के नाम रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में उनमें 2 हिस्से रहते हैं, एक तो नाम रहता है और एक बोलते हैं एक्सटेंशन। एक नाम रहता है जैसे नेम एंड सरनेम। सो अभी दीपक फाटक मेरा नाम, मेरा बेटे का नाम आदित्य फाटक, फाटक कॉमन हो गया। लेकिन और किसी का जैसे हमारा एसोसिएट है उसका नाम है नागेश करमड़ी, अब उनके पिताजी का नाम कुछ तो भी करमड़ी रहेगा। आप समझ लीजिए करमड़ी एक्सटेंशन है और नाम। दीपक फाटक और आदित्य फाटक 2 अलग अलग चीजें हो गई, लेकिन वो दोनों फाटक कुल के। तो इस तरह से जो हजारों फाइलें हम यहां बना सकते हैं, उसमें ये C++ को बताने के लिए कि कुल वृत्तांत क्या है मेरी फाइलों का। तो जहां भी मैं .cpp लिखूंगा इसका मतलब ये सब फाइलें जो हैं अलग अलग C प्रोग्राम्स हैं C++, बस ये बताने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, या फाइल का नाम बिल्कुल कुछ भी, जैसे add.cpp की जगह मैं इसको लिखूंगा abracadabra.cpp। ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम बुरा मानेगी ना C++ बुरा मानेगी। लेकिन अगर इस नाम की आपने फाइल बताई और कल को मैंने पूछा भाई मेरे को 2 नंबर ऐड करने, कोई आपके पास प्रोग्राम है, आप बोलेंगे हाँ ये फाइल ले लो। अब मैं ये अब्राकाडाब्रा का समझ नहीं आएगा मेरे को। तो हालांकि आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, नाम हमेशा ऐसे दीजिए जिससे ये पता चले कि उस फाइल के अंदर कौन सा प्रोग्राम। इसीलिए नाम चूज करना थोड़े ढंग से चूज। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी नाम दे दिया आपने उसी नाम की फाइल होनी चाहिए बस। यहां पे जैसे आप कमांड लिखेंगे C++ add.cpp और एंटर दबाएंगे, ये ट्रांसलेटर का काम चालू हो जाएगा। ये कंपाइलर क्या करेगा, ये डिस्क में से फाइल लेगा add.cpp और वो एक एक लाइन पढ़ना शुरू करेगा उसमें। इसमें से क्या लाइनें निकलेंगी, ये वाली लाइनें जो हमने लिखी है। अब ये लाइन एक एक लेता जाएगा वो, और उसको अपनी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता जाए, और वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सीधा कंप्यूटर में नहीं पहुंचाएगा, वो एक और फाइल बनाएगा
उस फाइल का नाम है a.out। कोई सा भी प्रोग्राम आपने कंपाइल किया तो कंपाइलर जो है वो a.out नाम की ही फाइल बनाएगा और वो फाइल इसी डिस्क में रख देगा वापस। तो ये तो कंपाइलेशन प्रोसेस होगी। अब तक आपका प्रोग्राम रन नहीं हुआ है, आपने लिखा उसको एक फाइल में सेव किया, उसको ट्रांसलेट करवा लिया। अब ये जो a.out, ये जो add.cpp फाइल है, ये तो अंग्रेजी जैसे अक्षरों से बनी, हमने लिखी है बिल्कुल ऐसी की ऐसी। आप उसको टाइप करवाएंगे टर्मिनल पे तो ये सब दिखेगा। लेकिन ये a.out जो फाइल है ये उसकी मशीन लैंग्वेज में लिखी, उसमें 011000011 उसका मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ सकता। इसलिए इस फाइल को कभी देखने की भी कोशिश मत कीजिए, ये उसकी भाषा है, उसको समझते। हमारे लिए इतना जान लेना जरूरी है कि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी मशीन के लिए वो बिल्कुल जैसे हमने लिखा है वैसी होंगी और कुछ नहीं करेगा। अब इसके बाद हम प्रोग्राम रन करना चाहेंगे, भाई हमें नंबर ऐड करना है। वो प्रोग्राम रन करने के लिए यहां पे फिर डॉलर सिंबल आ जाएगा। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जिन की तरह काम कर लिया तो वो भूत की तरह दूसरा फिर डॉलर लेके खड़ा हो। आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देना यहां दो, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर से डॉलर आ जाएगा। अब हम यहां तक आ गए कि प्रोग्राम अपना कंपाइल हो गया, ट्रांसलेट हो गया। अब रन करना, तो जैसे कंपाइल करने के हमने C++ बोला था, रन करने के लिए इसी फाइल का नाम दिया जाता है जो ट्रांसलेट होकर आई है, यानी a.out। अब ये कमांड देंगे a.out तो कंप्यूटर क्या करेगा, डिस्क में से a.out निकालेगा और उसको ये मेमोरी में कंप्यूटर को दे देगा, लोड कर देगा, भाई आप ये प्रोग्राम रन करो। और इसके बाद जो है वो आपके प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन रन होना शुरू हो जाएंगे। तो जब आप रन करोगे उस समय में ये जो कंपाइल्ड प्रोग्राम है, जब वो मेमोरी में एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा तो पहले वो काम करेगा जो आपने बोला था ABC। उसको मालूम है आप कि यहां पे 3 लोकेशन लगने वाले हैं, A, B और C। और अब वो आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी? ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये जो है ये हिदायत है कंप्यूटर को कि मेरे प्रोग्राम में 3 लोकेशन लगने वाले हैं। ये जब हमने कंपाइल किया उसी समय उसने अंदाज बांध लिया था कि इनको 3 लोकेशन लगने वाले हैं और इसके लिए उसने ABC नाम तैयार रखे थे। तो कंप्यूटर का आपने जो a.out दिया, उसको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले ही वो a.out फाइल पढ़ के यहां पे ABC नाम उसने लगा दी, उसका काम खत्म हो। लेकिन अब जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, जो कुछ काम होगा, वो अगली इंस्ट्रक्शन से होगा। क्या इंस्ट्रक्शन है वो? ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। इसका क्या मतलब है? कोई तो भी एक वैल्यू लो, उसको A में डालो, कोई तो भी दूसरी वैल्यू लो, B में डालो। अब इस समय आप तो यहां बैठे, आपके सामने कुछ नहीं है, डॉलर नहीं आया अभी। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो बोल दिया कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो। जब वो प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तब डॉलर आएगा। तो आप खाली बैठे यहां पे देख रहे हैं। इस समय आपको याद होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। उस प्रोग्राम में आपने लिखा था कि सबसे पहले 2 नंबर पढ़ो, तो अब आपको नंबर देने चाहिए। तो आप कोई नंबर देंगे, मान लीजिए यहां पे दिया आपने 17, एंटर दबाया तो वो 17 लेके इसमें डाल देगा। फिर आपने कोई नंबर दिया 5, तो ये 5 लेके यहां पे डाल देगा, क्योंकि 2 नंबर मांगे, 2 नंबर दिया आपने, उसने वहां डाल दिया। ये इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। अब अगली इंस्ट्रक्शन ये क्या कर रहा है? असाइन कर रहा है कि इस चीज को पहले कैलकुलेट कर रहा है A+B को, फिर असाइन कर रहा है। ठीक है, तो वो C को असाइन करेगा। तो अब C में क्या हो जाएगा? 22 आ गई वैल्यू। हाँ हाँ, वो अच्छा, इनका ये कहना है, क्योंकि इन्होंने पहली कक्षा अटेंड करी है जहां मैंने समझाया था कि कंप्यूटर जो है अंदर डेसिमल नंबर नहीं रखता है। वो चूंकि 0 1 में रिप्रेजेंट करता है सब चीज को, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहती है,
इसलिए वो बाइनरी सिस्टम यूज करता है। तो जो भी हम नंबर देंगे वो इंटरनली बाइनरी रिप्रेजेंट करके डाल देगा, और जब हम मांगेंगे आउटपुट तो बाइनरी को डेसिमल कन्वर्ट करके भेज देगा। तो आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे और आपके लिए तो नंबर 17, वैल्यू 17 अंदर गई है, और उसको अंदर कैसे भी रिप्रेजेंट करें। तो जब हम बाद में उसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन और देखेंगे उस समय उसमें विचार करें, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस वैल्यू 17 अंदर चलेगी, वैल्यू 5 अंदर चलेगी। उसके बाद जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड हो गई और इसका 22 रिजल्ट आ गया, वो सी में चला गया। अभी तक कंप्यूटर में ही है। अब अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ये क्या करती है, आउटपुट सी। तो क्या करेगा कंप्यूटर, ये सी में जाएगा, फिर से क्या है भाई यहाँ पे 22, ये वैल्यू 22 लेगा। जैसा आपने मित्र ने कहा ये बाइनरी में इंटरनली रिप्रेजेंट होगी, लेकिन वो फिर उस बाइनरी को कन्वर्ट करेगा, उसको पूरा 22 2 और 2 ऐसा 2 हिस्से बनाएगा उस, और वो सीधा भेज देगा यहाँ। तो आपको यहाँ आ जाएगा 22। तो आपने कंप्यूटर से काम करवा लिया, और ये 22 नंबर आने के बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, रिटर्न 0। और रिटर्न 0 का आप थोड़ा मतलब आपके समझ में आ गया होगा, रिटर्न 0 को भाई मेरा काम खत्म हो गया, घर जाओ। तो वो प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा कि भाई मेरा काम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आके फिर से डॉलर बना देगा। अब ये डॉलर आ गया, आप दूसरा प्रोग्राम एडिट कर सकते हो, उसको इसी तरह कंपाइल कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको यही प्रोग्राम फिर से रन करना है कोई दूसरे 2 नंबर के लिए। आप फिर से यहां पे बोलो ए डॉट आउट, क्या होगा? अब आप में से कोई बता सकता है? फिर से ए डॉट आउट लिखो तो क्या होगा? हाँ, सबसे पहले क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, आप बीच में स्टेप स्किप कर गए। मैं अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही हूं। पहले नहीं कंपाइल कर लिया उसने, पहले जो कंपाइल किया था उसी को हम रन कर रहे हैं। यहां C++ नहीं लिखा हमने। तो ये आप सही कह रहे हैं कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, अभी तक हमने ए डॉट आउट लिखा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी कि फिर से डिस्क में से ए डॉट आउट उठाएगी और फिर से उसको लेके कंप्यूटर में डाल देगी, भाई ये प्रोग्राम रन करो। और फिर से ए बी और सी जो है वो यहां पे फिर से लिखेगी ए बी और सी। ये जरूरी नहीं कि इस बार इन्हीं 3 लोकेशन पे लिखा जाए, वो उस समय अगर उसके कंप्यूटर में कहां कौन सी जगह है वो यहां पे भी लिख सकता है ए बी और सी। ये बात जानना जरूरी है। हर बार जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो जो मेमोरी लोकेशन जो है वो वही नहीं रहेंगे जो पुराने थे, कोई भी हो सकते। क्योंकि हो सकता है आपने ये प्रोग्राम रन करने के बाद में ए डॉट आउट लिखा, उससे पहले मैंने कोई मेरा प्रोग्राम रन कर लिया, उससे पहले कुछ और कंप्यूटर ने कर लिया। तो मेमोरी लोकेशन जो है वो पूरी की पूरी मेमोरी रहती है, जहां जगह मिले वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोग्राम को ठूस देती है कि आप रन करो। फिर वो अपने जहां भी जगह मिलता है एबीसी कर लेते। इतना गारंटी है कि जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये हमारे 3 नाम आ जाएंगे। इसके बाद में फिर से एग्जीक्यूट होगा, ये फिर से 2 वैल्यू मांगेगा। इस बार हम वैल्यू दे सकते हैं 103 और 205। वो 103 और 205 यहां और यहां जाएगी। C इक्वल टू A+B में वो ऐड होकर उधर C में चली जाएगी, और आउटपुट C बोलेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह से और 3 वैल्यूज आ जाए, फिर डॉलर आ जाए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं और इसमें ये देखते हैं कि क्या हम खाली एडिशन कर सकते हैं, क्या कुछ और भी कर सकते हैं। तो C++ भाषा हमें परमिट करती है कि हम एडिशन करवाएं चीजों का, या सब्ट्रैक्शन करवाएं, या डिवीजन करवाएं। यानी x/y लिख दिया तो डिवीजन हो गया, P*Q लिख दिया मल्टीप्लिकेशन हो गया। सिंपल है समझना। एक और ऑपरेटर है M%n, ये थोड़ा विचित्र ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलो रिमाइंडर। मॉड्यूलो समझते हैं आप? 13 मॉड्यूलो 7, इसका मतलब होता है अगर मैं 13 को 7 से भाग दूं तो भागाकार आएगा 1, इसमें से 7 घटाएंगे, बचेगा कितना 6।
ये 6 रिमाइंडर हो गया। ये जो रिमाइंडर है ये मॉड्यूलो ऑपरेटर का, यानी 13 मॉड्यूलो 7 6 आएगा, ठीक है। 22 मॉड्यूलो 3 कितना आएगा भैया? 1, 3 7 21 और 1, ठीक है, समझ गए आप बिल्कुल। तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर भी C++ परमिट करता है, यानी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो ऑपरेशन इतना कर सकते हैं, ये एक चीज। तो ये तो हुए ऑपरेटर्स बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। नंबर 2, अभी तक हम देखे हैं इंट यानी इंटीजर, लेकिन हम अगर ये चाहें कि 13 को 7 से भाग देना चाहें, कितनी आएगी वैल्यू भैया? नहीं, वो आप गणित में कितनी आएगी, कंप्यूटर छोड़ो। 1. मतलब ये हनुमान की पूंछ की तरह चलती जाएगी, ठीक है। लेकिन इस तरह के फ्रैक्शन आ सकते हैं हमारे कैलकुलेशन में, और जरूर आएंगे हर बार साइंटिफिक कैलकुलेशन करना। तो हमें यह सुविधा भी चाहिए कंप्यूटर में कि फ्रैक्शनल नंबर भी उसको रिप्रेजेंट कर सके, फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सके। अगर हमने 2 नंबर इंटीजर लिखे हैं तो a डिवाइडेड बाय b करेंगे तो कभी भी फ्रैक्शन नहीं मिलेगा हमको, हमें उसका इंटीजर पोर्शन ही मिलेगा C++ के रूल के मुताबिक। ये अच्छा नहीं है, इसलिए कंप्यूटर एक और चीज अपने को परमिट करता है कि भाई आपको कुछ लोकेशन में इंटीजर नंबर रखना है रखो, लेकिन अगर आपको इस तरह के फ्रैक्शनल नंबर रखना है तो उनको फ्लोट करके नाम दे। ये फ्लोट x, फ्लोट y, इसका मतलब हुआ कि कुछ ऐसे लोकेशन यहां पे रखो x और y जिनके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो इंटीजर वैल्यूज नहीं होंगी, वो फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती, 23.78 माइनस 203.9482, ये इस तरह की वैल्यू हम रख सकते हैं। हाँ, उसके अभी इन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई हमने फ्लोट बोला है x, हाँ, और फिर हमने लिख दिया इंस्ट्रक्शन में कहीं तो भी x इज इक्वल टू 25, क्या ये ठीक है? अब भाई हमारी जानकारी के मुताबिक गणित में जब हम फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं तो इंटीजर भी कवर रहते हैं उसमें, तो 25 भी अंदर जाना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर की एक खासियत जो है, जो इन्होंने अभी जो सवाल पूछा उसके कारण हमें समझ में आई कि इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अंदरूनी इनका रखरखाव बिल्कुल अलग रहता है। ये अलग टाइप से रिप्रेजेंट किए जाते हैं फ्रैक्शनल नंबर, इंटीजर अलग टाइप से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसके लिए इन 2 टाइप्स को C++ जो है बिल्कुल अलग अलग समझता है। अगर आपने कहीं इनको मिक्स करने की कोशिश की तो उसके लिए C++ ने नियम बनाए और उन नियमों के मुताबिक ही उन अलग अलग टाइप का हैंडलिंग होता है। जरा देख लें, चूंकि ये सवाल पूछा गया और बिल्कुल सही सवाल है, क्या होगा ऐसे समय? ऐसे समय में क्या होगा, ये 25 जो है दाहिनी तरफ वो तो इंटीजर में लिखा हमने, तो ये वो क्या करेगा, x इक्वल टू 25 बोलेंगे तो 25 तो इंटीजर वैल्यू लेगा, फिर वो प्रोसेसर में ले जाके उसको उल्टा पुल्टा करके जो फ्रैक्शनल नंबर जिस तरह से स्टोर किए जाते हैं उस रूप में उसको चेंज कर देगा और फिर उसको x में रखे। अब वो अंदरूनी किस तरह से रखते हैं हमें तो मालूम नहीं, लेकिन चूंकि हम ये जानते हैं कि इंटीजर जो है खाली नंबर लिखे जाते हैं, तो हम अगर ये तय कर लें कि आपके और हमारे बीच में जब भी हम प्रोग्राम में वैल्यू लिखें या टर्मिनल में वैल्यू दें तो हमेशा डेसिमल पॉइंट यूज करेंगे ये बताने के लिए ये नंबर फ्लोटिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब ये नंबर x में जाएगा तो x में 25.0 ये लिखा जाएगा। वो 25.0 और 25 में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं अपने आप को कि जो अंदर 25.0 है इसका मतलब इंटरनल रिप्रेजेंटेशन उसका वो नहीं है जो 25 का हो, वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कोई अलग, लेकिन सही वैल्यू चली जाए। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, मान लीजिए हमने कहीं तो भी लिख दिया x इज इक्वल टू 13.5,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13.5 फ्रैक्शनल नंबर है, x तो फ्रैक्शनल नंबर रखने के लिए ही बनाया गया है, फ्लोट चला जाएगा। अब मान लीजिए मैंने लिखा b इक्वल टू 13.5, मुझे तो दो लोकेशन है, सब नंबर रखने हैं, तो मुझे क्या, मैंने लिख दिया। अब कंप्यूटर को गड़बड़ हो जाए, क्योंकि आपने बोल रखा है कि भाई b तो इंटीजर है, आपने वैल्यू दे रखी है उसको 13.5, ये वैल्यू उसको रख ही नहीं सकता b में, क्योंकि b में खाली इंटीजर नंबर रखी। तो ऐसे समय में कंप्यूटर क्या करता है, ये जो भी आपने नंबर दिया है उसका इंटीजर पार्ट अलग कर लेता है। 13.5, 17.289, इसका इंटीजर पार्ट क्या है, 13 और 17, उस पार्ट को वो अपने इंटीजर रिप्रेजेंटेशन में ढाल लेता है, और b में जो वैल्यू जाएगी वो खाली 13 जाएगी, ये 0.5 गायब हो जाएगा। समझ गया? तो इंटीजर और रियल को अगर आपने मिक्स किया तो असाइनमेंट के टाइम में टाइप कन्वर्शन हो जाए। इसी सिलसिले में हम ये देखते हैं कि कंप्यूटेशन किस तरह का होगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब वेरिएबल फ्लोट डिक्लेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंटीजर और फ्लोट जो हम डिक्लेयर करते हैं और जो नाम हम चूज करते हैं, उन नामों का संबंध रहता है कि प्रॉब्लम हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। अगर उस प्रॉब्लम में जो भी वैल्यूज आने वाली हैं उनको हम नामों से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर वो वैल्यू इंटीजर हुई तो हम चाहेंगे कि इंटरनली भी वो वैल्यू इंटीजर रहे, इसलिए इंट बोलते हैं। नहीं तो ये बिल्कुल सही कहा कि भाई मुझे झमेले में पढ़ना ही नहीं, सब मैं फ्लोट लिख देता हूं, जो भी कैलकुलेट करना चाहो करो। उसमें थोड़ा अंतर यह है कि चूंकि लोकेशन में क्या रखा जा सकता है वो फिक्स जगह है, तो अगर आप इसको फ्लोट सबको बोलेंगे तो इंटीजर नंबर रखने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि फ्लोट जो है वो 6 या 7 आंकड़ों से अधिक प्रिसीजन नहीं रख सकता, लेकिन इंट जो है वो थोड़ा ज्यादा प्रिसीजन रखे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्यादा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात तय है कि इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें खाली एक चीज देखना रह गई, अगर ये मैंने लिखा, जैसे यहां लिख देता हूं, अब मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा y इज इक्वल टू 3 स्टार a प्लस 12.5। अब देखिए a तो इंटीजर है, a की वैल्यू कोई होगी, मान लीजिए 17। तो ऐसा जब बड़ा एक्सप्रेशन लिखते हैं तो C++ क्या करता है, पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करता है, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करता है कॉमन से। लेकिन ये करते समय वो ये देखता है कि ये दो ऑपरेंड कौन से टाइप के, अगर दोनों एक ही टाइप के हुए तो रिजल्ट उसी टाइप का आएगा। यानी मान लीजिए ये 3 है और ये 17 है, तो रिजल्ट आएगा 51। इसमें ऐड करना है 12.5। हमारे लिए तो दोनों वैल्यू है 51.0, 12.5। कंप्यूटर के लिए बिल्कुल अलग अलग है। ये 51 जब भी वैल्यू होगी, लेकिन ये इन टाइप की है और ये जो है ये फ्लोट टाइप की। अब ये दो मिक्स नहीं कर सकता, तो कंप्यूटर क्या करता है कि इन टाइप की वैल्यू को फ्लोट में पहले कन्वर्ट कर ले। इसका मतलब इफेक्टिवली ये 51.0 हो जाएगा। ये 51.0 ये बताने के लिए कि ये फ्लोट है, इसमें ये ऐड होगा 12.5 और उसके बाद जो टोटल है 63.5 ये यहां पे नहीं, और ये 63.5 है। समझ गए? ठीक। अब थोड़ा एक्सरसाइज करें। आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो एक फार्मूला का इवैल्यूएशन करेगा। वो फार्मूला है y इज इक्वल टू 2x³ प्लस 4.3x² प्लस 7x माइनस 28.91।
कहीं तो भी केमिस्ट्री फिजिक्स करते समय कोई ऐसा फंक्शन आ गया अटपटा कि भाई एक्स की कोई वैल्यू होगी तो वाई की वैल्यू इस तरह से निकाली जाएगी। अब इस तरह का फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे आप? लॉग टेबल यूज करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे, कुछ करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप एक प्रोग्राम लिख दें और उस प्रोग्राम को जब भी हम एक्स की वैल्यू दे वो वाई की वैल्यू दे दे हमें। तो बताइए कैसे लिखा जाएगा प्रोग्राम? नहीं नहीं, अब ये आपका काम शुरू होता है। किधर गए नोटबुक? हाँ जगह दे देना। हाँ अब आप ये प्रोग्राम लिखेंगे। सेकंड उन तक मांगे मांगे दे जाते। वो एक 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 रख लो आप और बाद में पीछे रवाना करते जाओ। कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट में लिख लोगे आप। लिखो। क्या करना है समझ में आ गई ना? आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसको हम, जो एक्स की वैल्यू हमसे लेगा, पढ़ेगा और ये इक्वेशन कैलकुलेट करेगा और वाई की वैल्यू में डालेगा और वाई हमें दे देगा। सिंपल है, लिखिए। अभी आप लिखिए। ये देखिए, अभी मैं समझाता हूं आपको। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने अभी तक स्कूल में जो भी पढ़ाई की है उसमें बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन रहता है, एग्जाम्पल रहते हैं, फॉर्मूला रहता है और आपको पता है कोई प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व करना। इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यहां पे आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और कुछ चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी, कुछ चीजें बुक में होंगी, कुछ चीजें पता नहीं रहेंगी और कुछ चीजों के प्रति आशंका रहेगी मन में, सही है कि गलत है। इसलिए पूछने की बजाय आप करना शुरू कर दीजिए। क्या होगा? गलत करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप, मुझे तो यहां तो ठीक है, कंप्यूटर को भी आप गलत प्रोग्राम देंगे तो कंप्यूटर कोई झाड़ू नहीं मारेगा आपको, बल्कि कुछ ही नहीं कर सकता। वो खाली डॉलर दे देगा वापस कि भी मेरे को नहीं समझा। तो इसलिए बिना डरे, बिना हिचक के, जितना आप अब तक समझे हैं, जितना ये प्रोग्राम कुछ सैंपल था सामने वो मैंने मिटा दिया है अब, लेकिन आपको याद होगा सिंपल इंस्ट्रक्शन है। हो सकता है कहीं गलती करे, हिज्जे पुर्जे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीखने का यही तरीका है। लिखो, फिर कंपेयर करो क्या सही है क्या गलत है, फिर दूसरा लिखो। ठीक है, लिखिए। 2 मिनट में लिख लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं आप में से कोई तो भी 3 कागज ले लूंगा और उनको यहां बिठा के दिखाऊंगा कि उसमें क्या गलती है, कहां क्या है। हो गया? अरे बहुत जल्दी हो गया। हो गया? लीजिए। अरे तुमको कागज नहीं दिया किसी ने? आंसर बुक? और तुम्हारा हो गया? ओके ओके ओके। लिख दिया? प्रोग्राम लिखो। हो गया प्रोग्राम। लेकिन इसमें ये इक्वेशन कहाँ है? y इज इक्वल टू 2x³ प्लस 4.3x², ये सॉल्व करनी है ना। ये प्रोग्राम आप कंप्यूटर को देंगे तो कुछ भलता ही करेगा। आप कंप्यूटर को बोलना चाहते हैं कि फल बाजार जाके 1 दर्जन केले लेके आओ, लेकिन आप प्रोग्राम जो लिख रहे हैं उसमें लिखा है कि दुकान पे जाके साइकिल लेके आओ। केले तो नहीं मिलेंगे आपको, साइकिल वाला प्रोग्राम लिखो।
इस तरह से कोई एक प्रोग्राम नहीं। ठीक, ओके। अभी अभी ओके, अब मैं इनमें से कुछ सैंपल लिखता हूं और इनको हम एनालाइज करेंगे। आप अपने प्रोग्राम अपने पास रखिए और ध्यान दीजिए कि किस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग लिखे, और फिर हम उसको देखेंगे कि क्या सही है और गलती हुई तो क्यों गलती हुई। ठीक है, ये कुछ प्रोग्राम्स जो लोगों ने लिखे हैं, इनमें से एक एक प्रोग्राम को हम देखेंगे। हो सकता है आप में से कुछ ने सिमिलर गलतियां करी होंगी, कुछ और गलतियां करी होंगी, कुछ ठीक लिखा होगा। इसको हर प्रोग्राम को देखते हैं। पहला प्रोग्राम हम देखें, इसमें इन्होंने डिक्लेयर किया है फ्लोट ए बी सी डी और वाई। अब जो फंक्शन हम जो दे रहे हैं, वो जो फंक्शन लिखा था, क्या लिखा था याद है आपको? y इज इक्वल टू 2x² प्लस x³ सॉरी,
जिन्होंने ये प्रोग्राम लिखा है उनके दिमाग में एक जनरल इक्वेशन होगा जो लिखा जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d। इसीलिए उन्होंने लिखा होगा कि भाई अगर इस तरह का एक्सप्रेशन में इवैल्यूएट करना है तो a, b, c और d सबकी वैल्यूज लगेंगी, x की भी वैल्यू लगेगी। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये अपनी प्रॉब्लम से भी ज्यादा जनरल प्रॉब्लम। अपनी प्रॉब्लम में तो x की अलग अलग वैल्यू देके y आ जाएगा। इनके प्रोग्राम में न केवल x लेकिन ABCD की भी अलग अलग वैल्यू होगी, अलग अलग फंक्शन और अलग वैल्यू ऑफ y भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये इनकी चाहत है, लेकिन देखिए हुआ क्या है। यहां पे इन्होंने फ्लोट ABCDY बोल दिया। अब यहां लिखा है इन्होंने y in। ये तो गड़बड़ है, y in तो नहीं होता है भैया, क्या होता है c in। वो x और y आ गए तो आपकी इंस्ट्रक्शन तो नहीं बदलेगी, तो ये एक गलती है, ये हो जाएगा c in। ठीक है, ABCD पढ़ लिया, x तो पढ़ा ही नहीं, बगैर x के कैसे कैलकुलेशन होगा। तो अगर ये करना है तो इसके अलावा इनको x भी होना चाहिए यहां पे, और उसके बाद सेमीकोलन होना चाहिए भैया, कॉमा नहीं चलता C++। ऊपर भी सेमीकोलन चाहिए, x भी चाहिए। समझ में आ गया आपको? जो भी आप करना चाहें, जितने भी नाम यूज करना चाहे, सबका डिक्लेरेशन होना। लेकिन ये यहां क्या गड़बड़ हो गई, y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जबकि जनरल फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। तो जनरलाइज करने की कोशिश में इन्होंने खाली 4 कोएफिशिएंट का एडिशन कर दिया, वो वैल्यू आ गई y में, और फिर वो इंस्ट्रक्शन ये भी गलत हो गई, इसका नाम होगा सी आउट, और यहां पे सेमीकोलन चाहिए, यहां पे भी सेमीकोलन चाहिए। ठीक हो सकता है, कोशिश अच्छी थी, कोशिश थी कि जनरलाइज कुछ करूं, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस गलत हो गए। अगला प्रोग्राम देखते हैं। अगले प्रोग्राम में डिक्लेयर किया है फ्लोट x और y। ठीक है, x की कोई वैल्यू दी जाएगी, y की कंप्यूट करना चाहिए, सेमीकोलन है बराबर। ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है, इसमें हम x की वैल्यू देंगे और y की आउटपुट लेना पड़ेगी। तो इन्होंने लिखा है c in x। क्या सही है? C++ को समझेगा नहीं है, c in ग्रेटर ग्रेटर x। अब उसको समझे, जब ये इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेट होकर एग्जीक्यूट होगी तो वैल्यू x की ले लेगा अपने से। अगली इंस्ट्रक्शन इनकी जो बहुत ही बढ़िया है, y इज इक्वल टू 2x क्यूब। ये कागज में लिख सकते हो, टाइप कैसे करोगे? 2x3 ऐसा लिखोगे। 7x, इसका मतलब कंप्यूटर क्या लेगा? आपके और हमारे मन में क्लियर है, 7x का मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई x। अपन ने अभी देखा था कि कंप्यूटर को कोई भी एक्सप्रेशन लिखना है, ऑपरेशन करना है, तो बाकायदा कायदे से उसको 2 वैल्यूज और बीच में एक ऑपरेटर, ऐसा हुए बगैर उसको समझ में नहीं आता। अगर हमें 7x लिखना है तो उसको 7 स्टार x ही लिखना पड़ेगा। 7x लिखा तो गलत हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन सही नहीं। अगर हमें 2x क्यूब लिखना है, जो सब वहां लिखा है, तो ये हम नहीं लिख सकते। C++ में ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। इसको किस तरह लिखना चाहिए? इसका मतलब हम जानते हैं, x को x से गुणा करो, फिर x से गुणा करो तो x क्यूब आता है, उस सबको 2 से गुणा करो तो 2x क्यूब आ जाएगा। इसलिए उसके हिज्जे पुर्जे अलग से 2 स्टार x स्टार x स्टार x, इतनी रामायण लिखोगे तो उसको समझ में आ जाएगी सीता कहां। 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 2x क्यूब। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम गलत हो गया इसके कारण। इसमें और देखें, सी आउट लेस लेस वाई, सही लिखा था उन्होंने, भाई वाई कैलकुलेट कर लिया, उसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन बस एक सेमीकोलन रहेगी। समझ गए कहां गलती? अब ये प्रोग्राम देखें, इन्होंने कहा है इंट एक्स फ्लोट वाई। इनका यह मानना है कि जो भी इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक्स हमेशा इंटीजर ही रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो फंक्शन जो लिख रहे हैं, लेकिन इन रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन इवैल्यूएट, कि खाली इंटीजर वैल्यू के लिए ही इवैल्यूएट होगी। एक्स की वैल्यू अगर 2.15 हुई तो ये दे नहीं पाएंगे। यहां पे 2.15 टाइप भी किया तो अंदर 2 ही जाएगा,
क्योंकि इंटीजर एक्स हो, ये एक छोटी सी गलती। आगे देखें फ्लोट वाई सही है, आगे देखें सी इन ग्रेटर ग्रेटर वाई ग्रेटर ग्रेटर एक्स सही है, इनपुट आ जाएगा। y इज इक्वल टू 2 स्टार एक्स प्लस 4.3 स्टार एक्स प्लस 7 स्टार एक्स माइनस 28.91। समझ गए आप कितना सही लिखा गया है एक्सप्रेशन? यही लिखना पड़ेगा, दूसरा नहीं लिख सकते। सेमीकोलन भी है, उसके बाद सी आउट लेस लेस वाई। इनका प्रोग्राम सब सही चलेगा, खाली जो इंटीजर वैल्यू एक्स ही उसी के लिए चले। अगर हम चाहते हैं एक्स कोई भी वैल्यू हो तो हमें क्या करना चाहिए? फ्लोट बना दे, तो यहां पे इंट की जगह फ्लोट कर दे, सही प्रोग्राम हो गया। ठीक है, फायदा हुआ ना ये सब अलग अलग लिख के फिर उसको देखने का, नहीं तो आप किताब पढ़ते तो ये समझ में नहीं आता कि कहां गलती हो गई। इन्होंने यहां पे एक और लिखा है, अभी इनका प्रोग्राम थोड़ा मजेदार है, इसको देख लेते हैं किस तरह से गलती हो जाती है। किसी को अपन बुरा भला नहीं समझते, गलतियां मैं भी करता हूं, आप भी, कोई भी कर सकता है, लेकिन क्यों गलती हुई और वो गलती नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए इन्होंने क्या लिखा है यहां पर, फ्लोट 2x क्यूब कॉमा 4.3x स्क्वायर कॉमा 7x कॉमा 28.91। फिर लिखा है सी इन ग्रेटर ग्रेटर 2x क्यूब प्लस 4.3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 28.91 सेमीकोलन। फिर लिखा है c इज इक्वल टू, सॉरी ये प्रोग्राम देखिए, ये गलत है तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, अगर मैंने लिखा है तो मैं भी समझ जाऊंगा, लेकिन ये सोचने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों लिखा गया होगा। अभी देखिए, मान लीजिए मैंने प्रोग्राम लिखा है तो मेरे दिमाग में क्या सोच होगी? मेरे दिमाग में ये सोच होगी कि भाई ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना चाहते हैं, इसके 4 टर्म्स हैं। अब मैं जानता हूं कि मेमोरी में लोकेशन कितने भी रख सकता हूं, तो मैं ये मन में सोच रहा हूं ये 4 लोकेशंस ऐसे रख दूं कि जिनमें 4 चीजें रहेंगी। तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया फ्लोट x क्यूब 4.3x स्क्वायर 7x 28.9। ये मैं भूल गया कि मेरे इक्वेशन में क्या टर्म्स है, इसका मेमोरी लोकेशन से कोई कारोबार नहीं। मेमोरी लोकेशन में खाली एक नाम दिया जाता है और वो नाम बनाने के कायदे कानून है। अब तक हमने कायदे कानून स्टडी नहीं किए हैं, लेकिन वो नाम ABC XYZ PQR ऐसे हो सकते हैं। और ज्यादा ये कि ये जो टर्म्स हैं ये हम टर्म्स मेमोरी में नहीं रखेंगे, हम ये पूरे इक्वेशन में खाली एक वैल्यू मेमोरी में रखेंगे x, और बाकी चीजें हमें कैलकुलेट करनी। लेकिन चूंकि मैंने ये सोचा कि भाई ये टर्म्स में रखूंगा, इसके लिए देखिए इनपुट स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा, पहली टर्म की वैल्यू दे दो, दूसरी टर्म की वैल्यू दे दो, तीसरी टर्म की वैल्यू दे दो, चौथी टर्म की वैल्यू दे दो, और फिर इसके बाद मैंने लिखा c को इक्वल टू पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म माइनस चौथी। ये स्टेटमेंट मैंने सही लिखा कि जो भी कैलकुलेट किया c वापस दे दो। अब इसमें 2-3 चीजें गड़बड़ हो गई। ये c कहां से आया भैया? हमने इंट नहीं बोला, फ्लोट नहीं बोला, तो कंप्यूटर को समझेगा नहीं c, वो बोलेगा ये कौन सी है मालूम नहीं। दूसरा ये कि इस तरह की टर्म्स रीड नहीं होती है, एक लोकेशन में एक वैल्यू खाली रीड होती है, समझिए ना। तो ये जो लिखा गया है ये सही नहीं है। हमें इक्वेशन अगर इवैल्यूएट भी करना है तो इक्वेशन में वेरिएबल क्या है उसको देखना चाहिए और वो वैल्यू खाली दी जाएगी। दूसरा, अगर मैं इस तरह प्रोग्राम लिखूं तो आपने मुझे ये पूछना चाहिए कि भैया अगर मुझे
2x³ 4.3x², इन सब की वैल्यू पता रहती तो मैं प्रोग्राम क्यों लिखता, मैं खुद ही जोड़ के बता देता ये वैल्यू। कैलकुलेशन जो है वही तो सबसे ज्यादा गड़बड़ वाली चीज। ठीक है, समझ गया? अच्छा, तो सिंपल प्रोग्राम सही कैसे कर सकते हैं आप, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े बड़े प्रोग्राम, अब इसमें हम एक कुछ और चीज देखते हैं। ये प्रोग्राम आपने यहां पे रन किया, मान लीजिए इसका नाम कुछ तो ही बदल देंगे हम। ये जो प्रोग्राम है इसको add.cpp तो था, आपने कोई तो भी दूसरा नाम दे दिया। ये जो प्रोग्राम आपने बनाया उसको आपने नाम दिया, मान लीजिए eq.cpp। eq.cpp का मतलब क्या हुआ, इक्वेशन डॉट, कोई तो भी इक्वेशन आप सॉल्व करें। तो कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे उसको, उसी तरह से यहाँ पे C++ add.cpp बोला था, उसके जगह आप eq.cpp बोलेंगे। उसके बाद कंपाइल करके फिर a.out ही बनाएगा, a.out आप रन करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोग्राम मान लीजिए एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसने x और y के दो बना लिए यहाँ पे, लोकेशन x, लोकेशन y। चूंकि एक जने गलती करी थी और उसको नाम दिया था हमने 2x³, 4x², फ्लोट वगैरह, इसलिए अभी हम ये नियम समझ ले कि नाम किस तरह से हम दे सकते हैं। जैसे प्रोग्राम फाइल के नाम देते हैं वैसे लोकेशन के नाम देने का भी एक नियम है। वो नियम ये है कि कोई भी नाम हम दें वो खाली अल्फाबेट्स A to Z, कैपिटल अल्फाबेट्स A to Z, डिजिट्स 0 to 9 और अंडरस्कोर, इन लफ्जों के बगैर दूसरा कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते आप। ये पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि जो भी आप नाम दें उसमें ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस नाम की शुरुआत डिजिट से नहीं हो सकती। यानी 2PQ ये गलत नाम है क्योंकि ये 2 से शुरू हो रहा है। PQ2 ये नाम चलेगा। हालांकि मैं ये पूछना चाहूंगा भैया PQ2 किस खुशी में नाम दिया आपने, क्योंकि जो भी आप नाम दें वो आपके प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखे तो अच्छा है। लेकिन देखिए वो गड़बड़ हो गई थी, जब ताल्लुक रखने की बात आई तो हमने गलती से सोच लिया कि 2x³ ये एक एंटिटी है तो नाम ही दे देते हैं 2x³, लेकिन 2x³ ऐसा कोई नाम नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो नाम देने के ये रूल जो है ये आपको फॉलो करनी चाहिए हमेशा। और दूसरी बात, जो भी आप नाम लिखेंगे वो लोकेशन बन जाएंगे वहां पे, उसमें आपकी वैल्यू आती जाएगी। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रोग्राम मेरा रन हो रहा है, A.out बोल दिया, लेकिन अब रन कैसे हो रहा है देखिए, वो कंप्यूटर ने तो चालू कर दिया, हम यहां बैठे हैं। अब हमें कैसे याद रहेगा कि x की वैल्यू देनी है? हम राह देख रहे हैं कंप्यूटर कुछ करे और कंप्यूटर राह देख रहा है कि कोई x की वैल्यू दे तो मैं आगे बढ़ूं, दोनों अपनी अपनी जगह बैठे। तो ये जो है ये एक गड़बड़ है कि कंप्यूटर बोले बगैर कुछ करता नहीं और बोल वो सकता नहीं, वो खाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करे। इसके लिए एक ट्रिक यूज करते हैं प्रोग्रामर्स। वो प्रोग्रामर्स क्या कहते हैं कि भाई मैं जो सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूं, मैं एक और इंस्ट्रक्शन यहां पे लिख दूंगा सी आउट, और यहां पे ग्रेटर ग्रेटर बोल के ऐसे डबल कोटेशन में स्ट्रिंग लिखूंगा, गिव मी एक्स। ये डबल कोटेशन में जो भी मैं लिखूंगा उसको बोलते हैं मैसेज, स्ट्रिंग मैसेज। तो जिस तरह सी आउट, सॉरी, जिस तरह सी आउट लेस लेस वाई बोलने से वो वाई की वैल्यू मुझे देता है, उसी तरह से सी आउट लेस लेस स्ट्रिंग बोलने से जो भी स्ट्रिंग है वो यहां मुझे टाइप कर दे। अब देखिए अगर ये प्रोग्राम मैंने कंपाइल किया और रन किया तो पहली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी सी इन इक्वल टू XX नहीं एग्जीक्यूट होगी, उसके पहले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी ये वाली, और ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, सी आउट लेस लेस गिव मी एक्स।
इसमें कोई वैल्यू वैल्यू मेमोरी में जाके देखने का सवाल ही नहीं, जो भी स्ट्रिंग रखी है वो यहां पे छाप देगा और यहां पे अपने को लिख के आएगा। क्या फायदा हुआ? फायदा यह हुआ कि हम समझ गए कि कंप्यूटर एक्स की वैल्यू के लिए वेट कर रहा है। इस तरह से जब भी आप प्रोग्राम लिखें, कोई भी इनपुट स्टेटमेंट हो, उसके पहले एक मैसेज जरूर सी आउट कर दीजिएगा, ताकि जब एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम तो आपको पता चले कि क्या आ रहा है। विच वन? नहीं, सी आउट और सी आउट ये एक ही है, मतलब नहीं, सी इन ग्रेटर ग्रेटर है, सी आउट लेस लेस है। ये अलग इंस्ट्रक्शन है, ये अलग इंस्ट्रक्शन है। पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। आप पहले इनपुट लें या पहले आउटपुट लें, आपके ऊपर निर्भर है। ऐसा आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कभी भी इनपुट इंस्ट्रक्शन लिखने से पहले एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन लिख दे, लेकिन उस समय आउटपुट करने के लिए आपके वैल्यू तो कोई नहीं है। आप वो मैसेज देना चाहते हैं जो यहां बैठा है उसको कि भैया अब एक्स की वैल्यू दो। कैसे मैसेज देंगे? इसलिए हमने एक नई इंस्ट्रक्शन इजाद करी है कि नॉर्मली हमने अगर सी आउट लिखा और उसके बाद में ऐसा ऐसा करके जैसे जेड लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? जेड की वैल्यू आप दे दो हमें। इसी तरह एक और नई इंस्ट्रक्शन हम बना रहे हैं अभी कि अगर हमने सी आउट लिखा और लेस लिखने के बाद में कोई नाम नहीं दिया, लेकिन नाम देने की जगह हमने कोई एक मैसेज दे दिया ऐसा करके, तो इस मैसेज में हम जो भी लिखेंगे वो आउटपुट हो जाएगा। उसका कोई वैल्यू का कोई संबंध नहीं। यहां पे मान लीजिए हमने लिखा सी आउट आई एम फूल, तो सी प्लस प्लस जो है बाकायदा आई एम फूल ऐसा लिखा। इसका मतलब सी आउट के बाद में डबल कोट देके हम जो भी मैसेज लिखें डबल कोट से बंद कर दें, तो वो मैसेज वैसा का वैसा वो सी प्लस प्लस यहां बना देगा, लिख देगा। ये नॉर्मली इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब इसलिए है कि मान लीजिए अगर इस तरह का कोई मैसेज नहीं हुआ तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि कुछ इनपुट हमें देना है। तो इसलिए एक तरीका है प्रोग्राम लिखने का कि हर समय जब भी आपका सी इन स्टेटमेंट आप लिखें इंस्ट्रक्शन में कुछ वैल्यू पढ़ने के लिए, उसके पहले एक सी आउट इंस्ट्रक्शन जरूर लिख दें और उस सी आउट इंस्ट्रक्शन में यह लिखें कि क्या देना है, ताकि यहां जो बैठा है उसको समझ में आए। हाँ, क्योंकि ये 5 लाइन का प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम खाली आपने इस चीज के लिए लिखा है, इसलिए आपको मालूम है जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा एक ही वैल्यू आपको देना है, तो इसलिए आपको मालूम है। लेकिन अगर ये आदत आप अभी से नहीं डालोगे तो जब आप 200 लाइन का प्रोग्राम लिखोगे, उसमें 15 चीजें आप इनपुट करोगे अलग अलग जगह पे, 20 चीजें कैलकुलेट करके आउटपुट करोगे और प्रोग्राम चलता रहेगा और बीच में सडनली वहां पे एक ब्लैंक दिखेगा, आपको कैसे याद रहेगा कि अभी पी की वैल्यू देनी है कि क्यू की वैल्यू देनी है कि आर की वैल्यू देनी है? ये सुविधा बनाने के लिए हम लोग इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखते, लेकिन बिल्कुल सही है, लिखना बिल्कुल जरूरी है। अगर नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना याद रखिए कि आपने नहीं लिखा और आप राह देख रहे हैं कि कंप्यूटर कुछ करे, लेकिन उस समय कंप्यूटर फिर बैठा रहेगा एक्स की वैल्यू, और वो कब तक बैठा रहेगा? जिंदगी के अंत तक कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए उसको ये लिखवाना उससे भाई हमें बताते जाओ कि क्या करना है, और वो बताते जाने, अपने मन से तो कुछ नहीं कर रहा, हमें उसको कह रहे कि जब यहां तक पहुंचोगे तो हमें बता देना, आगे जाओगे हमें वो बता देना। ये सी आउट स्टेटमेंट का बहुत फायदा। आप सी आउट कितने भी लिख सकते हो प्रोग्राम, जो जो आप सी आउट करोगे वो आउटपुट आता जाएगा। मैसेज लिखोगे मैसेज आएगा, नाम लिखोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ, कैन यू? हाँ, यस, जैसे इन्होंने कहा कि यहां पे मैं लिख दूं इंट जेड, तो सी प्लस प्लस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट
if you have to use Z, you cannot use it before you have declared it. So somewhere if you are saying Z is equal to P plus Q, then that instruction cannot come before this declaration. However, the rule that we will follow in our course is that all names will be declared at the beginning. This is a discipline that we follow. C++ does not require it. It's a discipline. तरीका है ना. तो एक तरीका हम लोग अख्तियार है कि भाई जब भी जितने भी नाम लिखना है तो आप एडिट करेंगे प्रोग्राम, उसमें ऊपर 2 लाइन जो जगह छोड़ दीजिए. अब प्रोग्राम लिखते जाइए. मान लीजिए कोई नाम लिखना भूल गए तो बाद में प्रोग्राम पढ़िए कहाँ कहाँ नाम आ गए, ए बी पी अल्फा बीटा, फिर देख लीजिए ऊपर सब डिक्लेयर होगा कि नहीं होगा, एक जगह कर. सो इट इज परमिटेड बट नॉट एडवाइज्ड. हाँ हाँ. किसको नहीं, ये पहले किसी भी चीज को डबल कोट सिंगल कोट हर जगह नहीं कर सकते. हम सी आउट में करना चाहते हैं. हाँ, इसको ऐसा करेंगे. बहुत अच्छा सवाल पूछा हूं. मान लीजिए कोई एक Z है, उसमें वैल्यू है 34.2. हाँ, अभी अगर सी आउट लेस डबल कोट Z बोला तो आपका जो टर्मिनल है वहां पे Z करके आएगा, क्योंकि डबल कोट में जो लिखा है वो वैसा का वैसे आता है. अगर आपको Z की वैल्यू चाहिए तो नहीं आएगी. लेकिन अगर डबल कोट नहीं लिखा तो इसका मतलब ये कंप्यूटर समझता है कि ये सी आउट जो है कोई मैसेज नहीं दे रहा हूं, मैं किसी नाम की वैल्यू लेना चाहता हूं. तो वो अपने मेमोरी में देखेगा Z ये है, इसकी वैल्यू 34.2 है, फिर वो 34.2 छापेगा यहां. ठीक है. ये तो हो गया सिंपल प्रोग्राम. जो सैंपल शीट दी थी, माय गॉड, नेक्स्ट द सैंपल प्रॉब्लम्स व्हिच वी हैड गिवन, नॉट ऑल ऑफ देम हैव इट. आपके पास है क्योंकि आपने वहां पे अटेंड करी थी, लेकिन सबके पास नहीं होगी. किसके पास है वो सैंपल शीट? कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं. ये आप लोग रजिस्टर नहीं किए हैं, इसलिए अभी तक आप मूडल पे नहीं होंगे, और मूडल पे नहीं होंगे तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इस कोर्स की जो भी स्लाइड्स होती हैं, नोट्स होते हैं, प्रॉब्लम शीट होती है, वो सब मूडल पे जाती है. इसके अलावा इस कोर्स का एक होम पेज भी है. उस होम पेज में भी हम ये सब चीजें रखते हैं. ये होम पेज अपना जो है उसका नाम है www.cse.ac.cs001. ये सॉरी ये अगर आप इंटरनेट के ब्राउजर में टाइप करेंगे और उसके बाद पीछे स्लैश देके टिल्डा करके एक सिंबल रहता है, कीबोर्ड में देखेंगे एक बाएं कोने में कहीं तो भी मिलेगा टिल्डा CS101. ये आप टाइप करेंगे तो इंटरनेट पे जो हमारे वेबसाइट में पेज है जिसको हम बोलते हैं होम पेज, CS101 का होम पेज यानी घर, तो CS101 का घर वहां पे, तो उसमें सब जो भी CS101 से संबंधित माहिती है वो वहां मिलेगी. तो उसमें भी हम लोग ये स्लाइड्स भी रखते हैं, शीट्स भी रखते हैं. और चूंकि आप लोगों के पास सबके पास कंप्यूटर दिन भर तो नहीं रहता, कंप्यूटर में कहाँ देखने जाओगे, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम प्रिंट करवा लेते हैं, वो सर्कुलेट करते हैं. तो नॉर्मली वो क्लास में सर्कुलेट करते हैं. अभी हम आपके जाने से पहले जो जिन लोगों के पास ये सैंपल एग्जाम्पल्स नहीं है वो हम एग्जाम्पल आपको दे दें तो आप ले जा सकते हो. उन एग्जाम्पल में कुछ सवाल है जिनके ऊपर नाम कैसे चुनोगे, अलग अलग चीजें हैं उनकी. तो उसमें लिखा था, वो आपके पास एक कागज देंगे, पहला सवाल पढ़े उसका.
इसमें ये सवाल है, एज ऑफ ए स्टूडेंट, क्या नाम दोगे अगर आपको एज ऑफ ए स्टूडेंट रिप्रेजेंट करना है तो? एज कर सकते हैं, ठीक है। और बस एक ही? देखिए इतने नाम लिख दिए मैंने, इनमें से कोई भी नाम आप चूज कर सकते। ये भी नाम है ए। अब देखिए थोड़ा गौर कीजिए, जो नाम लिखने के तरीके मैंने बताए थे, रूल बताए थे आपको कि नाम अक्षरों से बना होना चाहिए या डिजिट होना चाहिए और अंडरस्कोर हो सकता है। इसमें खाली अक्षर है, इसमें अक्षर है और अंडरस्कोर है, इसमें अक्षर है, इसमें एस बड़ा लिखा है, इसमें अक्षर है, इसमें ए बड़ा लिखा है। यह ध्यान देने की बात है कि AGE और स्मॉल AGE ये अलग नाम है। वो कंप्यूटर इन दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी रखेगा। और आपने कहीं सी इन ये कर दिया और सी आउट ये कर दिया तो आप वैल्यू कुछ देंगे, कंप्यूटर आपको कुछ अलग वैल्यू। तो नाम जो आप लिखते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, इतना ख्याल रखें। ये एक सवाल है उसमें। फिर उसके बाद एक सवाल था कि एक्सप्रेशन लिखिए, तो जैसे अभी अपन ने लिखा ना ये एक्सप्रेशन, उस कंप्यूटर में किस तरह से लिखते जाते हैं, उसके लिए एक सवाल था b² - 4ac। एक्सप्रेशन लिखिए इसके लिए। अब इसमें कितने अलग अलग टर्म्स हैं, b है, a है और c है। ऑब्वियसली ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेंट बनता है, तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होंगी। तो इसलिए इमीडिएटली हमारे मन में आ जाना चाहिए कि भाई सबसे पहले हम फ्लोट बनाएं, फ्लोट BAC, ये तीन नाम हमें लगेंगे। ओके, अब इसके बाद हम एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं। किस तरह से एक्सप्रेशन लिखा जाएगा? B² लिखें, नहीं, B*B, ठीक है, आगे -4 A। ये तो एक्सप्रेशन हुआ, लेकिन इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके प्रोग्राम में तो हमें असाइन करना पड़ेगा किसी नाम को। तो ये चूंकि डिस्क्रिमिनेंट है, इसलिए यहां पे कॉमा बोल के DISCR बोल देते, सेमीकोलन। और अब ये कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड के अगर DISCR लिख देंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन कैसे लिखना, असाइनमेंट कैसे करना, समझ गया? बस आपको आ गया प्रोग्राम, बस खाली सही लिखें तो सिंपल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले दो प्रोग्राम हैं इस सैंपल शीट में, वो ये पूछते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट फिक्स पॉइंट कन्वर्शन कैसे होगा। इंटीजर लिखा है तो दो बड़े बड़े नंबर दिए, उनका जोड़ किया तो क्या सही आएगा, उनका गुणाकार किया तो क्या सही आएगा। ये सवाल इसलिए है कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में लोकेशन कितना भी बड़ा हो उसका लिमिट है कुछ तो। असल में उसका लिमिट होता है बिट्स में, बाइनरी में 32 बिट्स, जनरली इंटीजर 32 बिट्स का होता है। उससे बड़ा नंबर हो गया तो अंदर नहीं आ पाएगा। फिर ऐसे समय में कंप्यूटर क्या करेगा, ये जानने के लिए हम लैब करते हैं। लैब में जाके हम देख लें, प्रोग्राम लिखें, इंट A, B, C, C = A+B, C in AB, C out C, और उसके बाद A और B की बड़ी बड़ी वैल्यू देके देखें। कहीं नहीं कहीं कंप्यूटर मर जाएगा, बोलेगा मेरे को समझता नहीं। वो आप देख सकते हैं कि कैसे क्या होगा। जिनके पास नहीं है आप ले लें वो शीट जो है।